So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, called as vector algebra. I don't know whether spelling is correct or not, but this is definitely we are going to start. I know, है ना? स्पेलिंग ही गलत है, चैप्टर की ही स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो चैप्टर कहाँ से सही करेंगे? अलजेब्रा, नो वरीज. चलो, सो many of you are already aware what do we mean by vector, isn't it? है ना? आप लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में सीखा होगा कि वेक्टर जो है वो क्या होता है, करेक्ट? बट फिजिक्स में जो सीखा है वो कुछ हद तक हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे अलजेब्रा की, करेक्ट? यानी कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस वगैरह इन चीजों पे बात करेंगे. इसमें डिवीजन नहीं आता है, करेक्ट? तो those all things we are going to do, but before that let's get into the basic concepts. ये समझते कि वेक्टर आया कैसे and what do we mean actually by a vector. तो जनरली हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ी होगी, बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी और कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट? तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर, करेक्ट? सो जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल. मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लेंथ है, करेक्ट? मास है, टेम्परेचर है, करेक्ट? एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स, वेलोसिटी. यू कैन टेक मेनी मोर एग्जाम्पल, लेट से मनी, है ना? कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए. अब वो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो आइदर स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी क्या है? तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्केलर और वेक्टर क्या है. तो स्केलर इज दोज काइंड ऑफ क्वांटिटीज के जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना? कि जिसकी सिर्फ कोई वैल्यू हो, सिंपल. वाइल वेक्टर इज अ काइंड ऑफ अ क्वांटिटी के जिसका मैग्नीट्यूड तो हो ही, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन भी हो. मैग्नीट्यूड तो हो ही, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन भी हो. फॉर इंस्टेंस सपोज मान लो कि हमको एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से अ वेट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना? लेट से अ वेट. तो वेट जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? बिकॉज यू डोंट आस्क के वेट कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ना? बट इफ आई टेक सम एग्जांपल लाइक फोर्स, तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ फोर्स एंड इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, है ना? फोर्स लगाने से बॉडी मूव होगी, दैट वी नो, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट कि वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है. तो देयर मे बी पॉसिबल कि इस डायरेक्शन में लगे, करेक्ट? देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो इस डायरेक्शन में लगे. मे बी फ्रॉम बिलो, यानी कि ऊपर खींचने की ट्राई करेंगे. मे बी फ्रॉम द अपवर्ड साइड, तो कॉम्प्रेस होगा, करेक्ट? अगर हम लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो इट मे मूव एंड इट मे रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? यहां तक पहुंच जाएगा. अगर इससे धक्का दे रहे तो इट मे रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ऊपर खींच रहे हो तो वो शायद यहाँ पे ऐसे ऊपर आ जाएगा, है ना? उसे अगर ऊपर से फोर्स दे रहे, ये ऊपर खींचा, अगर ऊपर से फोर्स दे रहे हो तो इट मे गेट कॉम्प्रेस, है ना? सो फोर्स इज अ काइंड ऑफ अ क्वांटिटी के जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, करेक्ट? एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी. हाँ, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से 5 न्यूटन, है ना? लेट्स से 7 न्यूटन, ऊपर खींचने के लिए सपोज 3 न्यूटन, जो भी है. सो डिफरेंट फोर्स वी कैन अप्लाई, है ना? बट द मेन अंडरस्टैंडिंग इज कि हाँ, यहाँ पे हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी है. तो हम इजीली बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. तो उसी तरह से मान लो कि ये सारी जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, यानी कि वेदर दिस इज स्केलर और वेक्टर, हाउ आर वी सपोज टू आइडेंटिफाई. तो कि अगर पहले बात करें लेंथ की, है ना? सो वी नेवर से लेंथ इस डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में, सिंपली अ लेंथ, इट्स अ मेजर, इट्स अ मैग्नीट्यूड काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, करेक्ट? उसी तरह से मास,
जो काइंड ऑफ वेट से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन या रिलेट कर सकते हैं। आई सेड मास एंड वेट आर नॉट सेम इफ यू पीपल आर अवेयर कि मास और वेट जो है वो सेम नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर है ना, ज्यादा होगा कम होगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं कि ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन। सो दिस इज स्टिल स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। एरिया इज स्टिल स्केलर क्वांटिटी। एरिया में कहा हमें कोई डायरेक्शन मिलेगी, सिंपली कि भाई स्क्वायर का एरिया फाइंड करो या रेक्टेंगल का एरिया या समथिंग एल्स। एरिया कैन नॉट बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन। सेम वे वॉल्यूम, अगर एरिया नहीं किसी डायरेक्शन में जा सकता तो वॉल्यूम का तो सवाल ही नहीं आता है। सिंपल। फोर्स अभी अभी सीखा, डेफिनेटली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली हम डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी में ले सकते हैं, यू कैन टेक डिस्प्लेसमेंट एज वेल, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इवन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो देयर फॉर वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट मनी, तो मनी तो ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन में जाएगी नहीं, करेक्ट। सो इट इज ऑल्सो स्केलर। उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू है ना, मनी कैन गो इन सम डायरेक्शन, मनी की कोई वैल्यू होती है, करेक्ट। तो उसकी मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, है ना। टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमें पहले समझ में आना चाहिए कि वेक्टर है क्या। वेक्टर इज अ काइंड ऑफ अ क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, बोथ शुड बी देयर। क्यों इतना इस पे फोर्स दे रहे हैं, क्योंकि इन द पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड एज वेक्टर अलजेब्रा हम बात करेंगे ऐसी स्ट्रेट लाइन की कि जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इन 2D और 3D ज्योमेट्री 11th में या जो भी, तो वहां पे आपने बस ऐसे सोचा है कि भाई वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, है ना। वी नेवर पुट अ डायरेक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन कि भाई ये स्ट्रेट लाइन जो है वो यहां से लेके यहां तक जा रही है, इन दिस डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो नाउ दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम बात करेंगे वेक्टर की, और वेक्टर के अंदर हमें उसकी डायरेक्शन पता होना जरूरी है। एम आई क्लियर? चलो, तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सो एज आई टोल्ड यू कि हम अभी तक देखते थे कि भाई हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। नाउ वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग इन सच अ वे कि वो स्ट्रेट लाइन जा कहां रही है और कहां से कहां जा रही है। तो सपोज स्टिल नाउ हमारे पास कोई इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी कि भाई सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ when I say that this straight line has two direction, this straight line has two direction, किस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसकी दो डायरेक्शन है। तो सपोज इट मे बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट मे बी गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। यही सेम स्ट्रेट लाइन है, इट मे गो इन दिस डायरेक्शन और इट मे गो इन दिस डायरेक्शन। सो व्हेन वी हैव अ लाइन समथिंग लाइक दिस, है ना, जिसकी हमारे पास डायरेक्शन हो, करेक्ट, अ लाइन विच हैज अ डायरेक्शन, we called it as a directed line। क्या कहते हैं उसे? डायरेक्टेड लाइन। सो थ्रू आउट दिस चैप्टर हमारे पास सारी कैसी लाइन होगी? डायरेक्टेड लाइन होगी। वाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ डायरेक्टेड लाइन? क्योंकि मुझे उन पर्टिकुलर लाइंस की डायरेक्शन पता होगी। इट मे बी मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन दिस डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब लाइन जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो। जस्ट इन केस सपोज मान लो कि आपके पास कोई एक लाइन है, करेक्ट, एंड आई वांट टू फाइंड कि ये लाइन कहां से कहां मूव हो रही है। सिंपल। तो इस लाइन के दो पॉइंट होंगे, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट 1 एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट 2। जहां से आपकी लाइन शुरू हो रही है, करेक्ट, उस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या कहेंगे उसे? इनिशियल पॉइंट। और जहां पे आपकी वो लाइन खत्म हो रही है और जिस डायरेक्शन में जाके वो खत्म हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। क्या कहेंगे इसे? टर्मिनल पॉइंट, है ना। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि सपोज आपके पास कोई लाइन है, करेक्ट। अब ये जो लाइन है वो इनडेफिनेट है ऑन बोथ द साइड्स, करेक्ट, लेकिन हम उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम बोल देते हैं कि दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो ए से स्टार्ट होके बी तक जाएगी तो हम बोल देते हैं उसको कि भाई वो हमारी लाइन वेक्टर ए बी हो गया, है ना, कि ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द एंडिंग पॉइंट। बट उससे बेटर है ये हमारे लिए रहेगा। क्यों? तो क्योंकि यहां पे भी हुआ वही कि हमने स्टार्ट किया लेट से पॉइंट ए से और खत्म किया पॉइंट बी पे। तो ए विल बी इनिशियल पॉइंट, बी विल बी द टर्मिनल पॉइंट,
है ना, और हम जा रहे हैं ए से बी की डायरेक्शन में, तो इस लाइन को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ए बी के ऊपर एरो। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन दिस होल चैप्टर एंड द फर्दर चैप्टर, है ना। जो 3D ज्योमेट्री हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी हम वेक्टर्स को डिनोट करेंगे ही। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, है ना, विद दिस इनिशियल। नाउ सपोज मैं ए से बी जाने की जगह बी से ए जा रहा हूं, सो इफ आई हैव टू ड्रॉ द लाइन, तो मैं ऐसे बताऊंगा, लेट्स से बी से ए, दिस इज नाउ माई स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड ए विल बी माई टर्मिनल पॉइंट। तो आई विल से दिस इज अ वेक्टर बी ए, दिस इज अ वेक्टर बी ए, करेक्ट। इसको बताने का एक और तरीका है, समथिंग लाइक दिस, कि सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है जो ऐसे यहां से यहां तक जा रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो वी कैन डिनोट इट एज वेक्टर ए एज वेल विथ अ सिंगल अल्फाबेट, है ना। यहाँ पे हमने इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट की रिगार्डिंग ये वेक्टर फॉर्म बताया। यहाँ पे हम इस तरह से भी बता सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। मतलब सपोज मान लो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और ए तक गया, तो वी कैन कॉल इट एज वेक्टर ए। डोंट वरी, हम समझेंगे क्या है, किस तरह से, कि ओरिजिन से जब इस तरह होता है तो ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ फ्यू मिनट्स एज वेल। अच्छा, तो हमने ये देखा ना कि वेक्टर जो है वो डायरेक्शन तो होनी ही चाहिए, तो हमने डायरेक्शन के बारे में तो बहुत बातें की, लेकिन वेक्टर होने के लिए इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल, है ना। तो फिर ये जो हम वेक्टर ए बी की बात कर रहे हैं, या वेक्टर बी ए है, या ये वेक्टर है, तो इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, है ना। सो टू कीप इट इन अ सिंपल वे, द लेंथ, जो भी आपके वेक्टर की लेंथ होगी, दैट इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो इस पर्टिकुलर के लिए, है ना, वेक्टर ए बी के लिए, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, या फिर हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए बी, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वो मॉड्यूलस उसी लिए कर देते हैं, करेक्ट। सो दिस इज हाउ, और वी कैन से फ्रॉम दिस वन एज मॉड्यूलस ऑफ ए, दिस रिप्रेजेंट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, है ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, और इवन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि लेंथ ही हुआ, है ना, दैट इज नथिंग बट अवर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। आर यू गेटिंग मी? किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने देखा, करेक्ट। फिर हमने ये देखा कि जिस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया तो उससे हमें डायरेक्शंस का अंदाजा आया कि हाँ, वी आर मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट एंड समथिंग लाइक दिस। वंस वी डिड ऑल दिस थिंग्स, है ना, तो हमने फिर देखा कि भाई चलो ठीक है, डायरेक्शन तो हमें मिल गई, अब डायरेक्शन मिलने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब पूरे चैप्टर में थ्रू आउट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लाइक दिस एंड द मैग्नीट्यूड विल बी लाइक दिस। एम आई क्लियर, है ना? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल गो फॉर द पोजीशन वेक्टर। नाउ लेट्स गो फॉर पोजीशन वेक्टर। We'll try to understand what do we mean by a position vector. So let's consider a 3D space, है ना? और हमें पता है हम 3D space कैसे consider करते हैं, because we did this kind of consideration of 3D space in 11th standard as well. यहाँ पे x axis बोलेंगे, यहाँ पे y axis बोलेंगे, यहाँ पे z axis बोलेंगे, correct? Now to understand such kind of a topic, we must have some imagination, है ना? तो उस इमेजिनेशन से ही हमें मदद मिलेगी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो सपोज एक 3D स्पेस है जिसमें एक पॉइंट P है। अब आप चाहो तो पॉइंट P ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैं आपके लिए थोड़ा सा बना देता हूं। ओके, ओ दिस इज रॉन्ग, मैंने गलत बनाया, आप लोग को कैसे राइट दिखाऊंगा। सो फिलहाल ये z एक्सिस रखते हैं, ये y एक्सिस रखते हैं और इसे x एक्सिस रखते हैं। राइट नाउ लेट्स जस्ट कंसीडर कि हमारे पास कोई पॉइंट P है जो इस प्लेन में है। कहां पे? इन अवर 3D प्लेन,
है ना, जो हमारी जो 3D स्पेस होगी उसमें है. एंड लेट्स कंसिडर दैट पॉइंट इज P x y z. लेट्स कंसिडर द पॉइंट P x y z और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. So whenever we want to find a position vector of any point, that will be measured only along with the origin. वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से ही मेजर होता है. You cannot find any position vector instead of origin. मतलब कि आपका इनिशियल पॉइंट is origin and terminal point is P, है ना. So whenever we are finding any position vector, तो उसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन ही रहेगा फॉर पोजीशन वेक्टर. प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर काइंड ऑफ पोजिशन वेक्टर यू आर फाइंडिंग, सपोज दिस इज अगेन अवर प्लेन, 3-dimensional plane, and if I say this is A vector, this I say B vector, correct? So these are all the vectors considering position vector because we have the initial point as origin. Simple. तो यहाँ पे OP है तो हमारे लिए पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर OP डेफिनेटली O से P जा रहा है ना. और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी द डिस्टेंस, और डिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो इट विल बी x² प्लस y² प्लस z² इन स्क्वायर रूट. एक और चीज छोटी सी ध्यान में ये रखेंगे कि whenever there is any point in the 3D space which is not known to us, यानी कि उसका पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, जस्ट लाइक x y z, तो वैसे पॉइंट को हम हमेशा डिनोट करेंगे विद r वेक्टर से, यानी कि वेक्टर r से. कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर r, यानी कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि वेक्टर OP इज r. करेक्ट. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज वेक्टर OP इज r. तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर. कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी और सिंपल वे में आपको समझना है कि पोजीशन वेक्टर इज अ काइंड ऑफ अ वेक्टर कि जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या होगा, ओरिजिन होगा. करेक्ट. सो O से P, सो वी कैन डेफिनेटली से दिस इज अवर वेक्टर OP, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इट विल बी इन द मॉड्यूलस OP, जो होगा आपका रूट में x² प्लस y² प्लस z². और ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है फाइंड करना, आप इजीली फाइंड कर सकते हो. O का कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0,0,0 होगा. So simply applying distance formula between OP, we can easily find the magnitude. Correct. So magnitude मिल गया, जिसे हम डिनोट करेंगे विद वेक्टर R, है ना, मैग्नीट्यूड को. अच्छा, अब OP को R से डिनोट करेंगे, सो ये मैग्नीट्यूड है तो इस तरह से मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा. सिंपल, यानी कि OP इज इक्वल्स टू R. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट. सिंपल. तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर. करेक्ट. Please take a note of this one, and then we'll go for direction, cosine and direction ratio. Let's go for the direction cosine first, and then we'll go for direction ratio. Direction cosine. But before we get into the detail, मैंने अभी आपको ऐसा कहा कि magnitude of OP, correct? इसी को हम R बोलेंगे, not magnitude of R. We'll simply say magnitude of OP is equals to R. Because this is as per your NCERT textbook, that is why I am making it clear for you people कि magnitude of OP is vector R only. Correct, है ना, उसको भी magnitude में रखने की जरूरत नहीं है. Now to understand direction cosine and direction ratio, you need to pay a very attention. बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा. Correct. So let's say this is Y, this is X, and this is Z. Now this time I have to draw the figure, otherwise there will be complications, है ना, आपको समझने में डिफिकल्टी फील होगी. ओके. हाँ, दिस इज व्हाट वी हैव. और मान लो कि आपका पॉइंट P यहां पे है, करेक्ट, विच इज x y z, और ये है उसका पोजीशन वेक्टर OP. सो कंसीडर कि आपके पास कोई एक पॉइंट P है इन द 3D डायमेंशन स्पेस, है ना, और वो हमारा वेक्टर OP है जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, हमने प्रीवियसली देख लिया. करेक्ट.
सो वो सारी चीजों में तो कोई चेंज है ही नहीं, दैट्स ऑल द काइंड्स आर सेम। लेकिन अब आती बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, दिस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गैमा विथ जेड एक्सिस। करेक्ट? क्या कर रहा है, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बना रहा है वाई के साथ और गैमा बना रहा है जेड के साथ। दिस एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहेंगे इन्हें? डायरेक्शन एंगल्स। समझ में आ रहा है? ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ओपी, दैट पर्टिकुलर वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ एक्स एक्सिस, makes an angle of beta with y axis and makes an angle of gamma with z axis। करेक्ट है ना? और उन एंगल्स को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। करेक्ट? और उन डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गैमा, these are the डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन फाइंड कैसे करेंगे? एंड व्हाई वी आर सेइंग these are the cosine? The reason is कि जस्ट थिंक लाइक दिस कि सपोज हमने यहां से लेट्स से दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ए से पी ज्वाइन किया, तो इट विल बी लाइक दिस कि भाई ओ से पी, ओ से ए और पी से ए विल बी परपेंडिकुलर था, यानी कि ओ पी ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और ये एंगल हमने अल्फा बोला है। देखो ध्यान से, ओपी और ओए के बीच का एंगल अल्फा है। आई नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यहां पे कि ये एंगल 90 है, बट आपको सोचना पड़ेगा इन 3D डायमेंशन स्पेस में। करेक्ट? हम 3 डायमेंशनल में है, तो ये पॉइंट जो है वो आपका कुछ इस तरह से है, जो हर एक एक्सिस पे जो पॉइंट है ना, जैसे कि यहाँ पे ए रखा है, फिर यहाँ पे बी बोल दो, यहाँ पे सी बोल दो, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम पॉइंट पी से ज्वाइन करेंगे तो दोज ऑल विल मेक बी द परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं ऐसे बनाऊं ओ से पी, पी से बी, ओ पी बी, दिस विल एंगल बीटा। उसी तरह से ओ पी और सी पे अगर हम इस तरह से ले जाएंगे तो दैट विल बी ऑल्सो परपेंडिकुलर ओनली। उसकी वजह से जब हम कोसाइन अप्लाई करते हैं, क्यों कोसाइन? अब कोसाइन बोला है तो हम कोसाइन अप्लाई करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? तो कि दिस विल कॉस का मतलब क्या होता है? एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस। करेक्ट? तो हमारे लिए एडजेसन कितना है? ओए। हाइपोटेनियस कितना है? ओपी। वेरी सिंपल। अच्छा, ओ ए कितना है? तो फॉर दैट आई विल से दिस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज वाई एंड दिस डिस्टेंस इज जेड। करेक्ट? तो ओ ए कितना हो गया? एक्स डिवाइडेड बाय ओपी। अब ओपी, अब डिस्टेंस ही है ना, वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिस्टेंस ओनली, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो लेट से इट इज आर वेक्टर। अभी फिलहाल ओपी के लिए मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, तो हमने फिलहाल आर लिख दिया। उसी तरह से कॉस बीटा के लिए करोगे तो ओबी कितना है? वाई, सो वाई अपॉन आर, और ये हो जाएगा जेड अपॉन आर, है ना? टू कीप इट इन अ सिंपल वे हम क्या करने वाले हैं कि आर वेक्टर को आर से ही लिख देंगे, तो दिस विल बिकम एक्स बाय आर, दिस इज बिकम वाई बाय आर एंड दिस इज बिकम जेड बाय आर। सिंपल। ये हो गया आपके सारे कोसाइंस। And these cosines are also represented as LMN. L equals to cos alpha, M equals to cos beta, and N equals to cos gamma, and those will be equals to x by r, y by r, and z by r. ये जो है आपके LMN या फिर cos alpha, cos beta, cos gamma, these are called as direction cosine. These are our direction cosines. Are you getting it? डायरेक्शन कोसाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे फाइंड कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से पॉइंट पी का, ओपी, करेक्ट? वो जो वेक्टर है इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गैमा विथ जेड एक्सिस। तो अल्फा बीटा गैमा जो है वो हमारे डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे और उसकी मदद से जो हमें कोसाइन ऑफ एंगल मिलेंगे, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, दैट इज अवर डायरेक्शन कोसाइन। वेरी सिंपल।
अब इसकी मदद से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे पी के जो कोऑर्डिनेट है तो x विल बी इक्वल्स टू एल आर, है ना, y विल बी एम आर और z विल बी एन आर। ये हमें यूटिलाइज करने हैं टू अंडरस्टैंड नाउ डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन आई होप दैट आप लोगों को, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तो हमने समझ लिया है ना कि दिस आर द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, इसका एक रिलेशन भी है डायरेक्शन कोसाइन का कि अगर आप इन सारों के स्क्वायर को ऐड करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलती है विच इज समथिंग लाइक दिस, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे मैं आपको समझाता हूं डिटेल में, डोंट वरी। बट पहले एक काम करते हैं कि ये जो हमने डायरेक्शन कोसाइन समझा है और हमने ये रिलेशन ऑब्टेन किए हैं, इनकी मदद से पहले ये समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एंड देन we'll try to identify the relation between this direction cosines. Also we will try to identify the relation between direction cosine and direction ratio. That will help us to solve the problem in next chapter. इस चैप्टर में नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में सॉल्विंग के लिए, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर के लिए वो हेल्प करेगा। सो बिफोर दैट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल गो फॉर द डायरेक्शन रेशियोज। नाउ लेट्स गो फॉर डायरेक्शन रेशियोज। What do we have in this particular one? तो I told you in the direction cosine one that x, y and z, तो वो पहले हम यहाँ पे ऐसे लिख देते, let's say L is equals to x by r, m is equals to y by r and n equals to z by r. Correct? Now what actually direction ratio is? तो डायरेक्शन रेशियो में क्या होगा कि नंबर आएंगे, करेक्ट, देयर विल बी सर्टेन नंबर which is in a proportional to direction cosine. So there are numbers a, b, c such that they are proportional to direction cosine. देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, दे आर इक्वल इन रेशियो, दैट इज वाई हम इसे डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, करेक्ट। सो बेसिकली हुआ क्या, तो जैसे कि 3 नंबर बोले तो a बाई एल, b बाई एम और c बाई एन, दिस विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। तो ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए कि ऐसे कोई नंबर्स है कि जो प्रोपोर्शनल है टू द डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब देखो इसको समझना बहुत इजी बात है, लेकिन यू पीपल में भी थिंकिंग कि सर आप क्यों इतना डिटेल में बता रहे हो या ये सब करने की क्या जरूरत है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि हम अभी फिलहाल ऐसा बोल सकते हैं कि दिस एक्स, वाई एंड जेड आर नथिंग बट योर डायरेक्शन कोसाइन, अरे सॉरी डायरेक्शन रेशियो। वैसा कैसे हो गया कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो बन गए? एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो हमारे लिए इसीलिए बन रहा है क्योंकि फिलहाल हमारे पास जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है। बट व्हाट हैपन्स इफ द वेक्टर्स आर ऑन सम पर्टिकुलर लाइन, यानी कि किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर वेक्टर है तो फिर आप कैसे करोगे, तब आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। फिर भी एक बार ध्यान से समझ लो, जैसे मैंने बताया प्रीवियसली, x की वैल्यू एल आर, y की वैल्यू एम आर और z की वैल्यू एन आर। सो जस्ट कंसिडर दिस एज ए, बी एंड सी, इन्हीं को ए बी सी मान लो। फॉर इंस्टेंस एल आर ए है, एम आर बी है और ये सी है, तो ए की जगह पे आपने रख दिया एल आर बाई एल, बी की जगह पे एम आर बाई एम, सी की जगह पे एन आर बाई एन। तो हो गया ना कोई ये एक रेशियो आर। देखो एल एल एम एम एन एन कट हो जाएगा तो यू विल बी गेटिंग सम पर्टिकुलर रेशियो आर, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, जो और कुछ नहीं बल्कि एक्स वाई जेड ही है, वो हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियो। यानी कि हमारे लिए यहां पे एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज। जैसे मैंने कहा कि ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली इसीलिए हो जाता है बिकॉज द हियर गिवन वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। एज आई टोल्ड यू कि अगर वो वेक्टर सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, जिसका ए और बी दोनों में से कोई भी ओरिजिन नहीं है ना, तो कैसे डायरेक्शन रेशियो मिलेगा? तो आपको इस रेशियो की मदद से करना पड़ेगा। दिस विल हेल्प। हाँ, वो कैसे करेंगे वो हम फ्यूचर में देखेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। बट आज के लिए आपको क्या समझना है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, कि वो और कुछ नहीं है, वो भी एक नंबर ही है, जैसे कि ए बी सी, कुछ इस तरह से कि वो प्रोपोर्शनल होंगे टू द डायरेक्शन कोसाइन।
ऐसे नंबर के जो डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल होंगे, करेक्ट। सो द रेशियो विल बी इक्वल। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। और यहां पे जो कंसेप्ट समझने की ट्राई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्स वाई और जेड ही आपका डायरेक्शन रेशियो आएगा, क्योंकि हमारा दिया हुआ वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। एम आई क्लियर? अच्छा चलो, अब इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 कैसे हुआ, तो उस रिलेशन पे जाते हैं। उससे पहले प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशन जो हम बोल रहे थे, किसमें है? रिलेशन अमंग या रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइन। सो हमारे पास क्या रिलेशन था? मैंने ऑलरेडी लिखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो का ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज फॉर डायरेक्शन कोसाइन, उसके रिलेशन है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो डायरेक्शन रेशियो जो है उनको इस तरह से स्क्वायर में करेंगे तो वो 1 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल ये समझते हैं। तो हमें पता है कि L क्या है, इफ आई रिमेम्बर इट इज x बाय आर। M क्या है तो के y बाय आर। Z क्या है तो n बाय आर। अच्छा, R हमने लिखा था वेक्टर R के लिए, जो मैग्नीट्यूड था ऑफ अ पोजीशन वेक्टर OP, यानी कि इट वॉज समथिंग लाइक दिस x डिवाइडेड बाय रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। n की वैल्यू y डिवाइड में रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और n की वैल्यू z डिवाइडेड बाय रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब करना क्या है? L, M और N की वैल्यू स्क्वायर करके LHS में रख दो। तो स्क्वायर करोगे तो इट विल बी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय सेम, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय सेम। अब सबके एलसीएम सेम है, सबके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही है, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड वी गॉट दिस रेशियो, oh sorry, this relation, not ratio, relationship among direction cosine, करेक्ट। उसी तरह से हमने क्या कहा कि ए बी और सी जो हमारे डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो में ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी बुक में ये एक नोट तरीके से दिया हुआ है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जैसे एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, करेक्ट, हम इसको शॉर्ट में डीसी लिख सकते हैं, और ए बी सी जो है वो हमारे डायरेक्शन रेशियो है जिसको हम डीआर लिख सकते हैं। इनके बीच में भी अगर मुझे एक रिलेशन चाहिए तो वो मिल सकता है। वो रिलेशन आप लोग कैसे लिखोगे? तो इट विल बी एल इक्वल्स टू ए अपॉन नीचे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो हम पे डिपेंड करता है। वो हमें कोई जबरदस्ती वहां पे नहीं है कि हम इस तरह से ही लिखे, करेक्ट। तो ए है तो लेट्स से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट। तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हम लिख रहे रिलेशन विद डायरेक्शन रेशियो, तो एल और ए आया। उसी तरह से m के साथ लिखोगे तो b डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n के लिए लिखोगे तो c डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। इस तरह से हम इसका रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंपल। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो हम चीजें थोड़ी सी डिटेल में देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम अभी नहीं करने वाले यूटिलाइज, वी विल बी यूटिलाइजिंग ऑन द लेटर ऑन पार्ट। फिलहाल हमें बस इसको समझ लेना है, करेक्ट। नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, नाउ लेट्स गो फॉर द टाइप्स ऑफ वेक्टर वी हैव, है ना। हमारे पास फिलहाल कौन से टाइप के वेक्टर्स है वो हम देखते हैं। बिफोर दैट यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल गो फॉर द टाइप ऑफ वेक्टर्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वी हैव, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय जीरो वेक्टर? मतलब कि ये कोई ऐसा वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम,
दिस इज इनिशियल पॉइंट एज वेल एज दिस इज टर्मिनल पॉइंट, है ना। ऐसा वेक्टर है कि जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो है वो दोनों सेम है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो हम बोल सकते हैं। वी कैन से समथिंग लाइक दिस कि जीरो वेक्टर इज अ काइंड ऑफ अ वेक्टर के जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, जस्ट थिंक इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर इज जीरो या फिर नल, तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? मतलब कि ये पॉइंट कहां से वापस घूम के यहां आया या कहीं गया ही नहीं, वहीं का वहीं है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ऐसा। बट जनरली हम वेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन नहीं बोलना हमें ठीक नहीं लगता है, तो यू कैन से इट हैज एनी डायरेक्शन पॉसिबल। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो वी कैन नॉट बी सर्टेन कि वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे। इट कुड बी इन एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन, समझना। और ऐसी सिचुएशन में हम हमारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी बी। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अवर जीरो वेक्टर, है ना। मतलब पॉइंट ए से इनिशियली मूव होके पॉइंट बी पे ए पे ही आया, नॉट बी। ए से घूम के फिर के ए पे, तो इनिशियल और टर्मिनल बोथ द पॉइंट्स आर सेम, देन वी कॉल देम एज अ जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन कुड बी एनीथिंग। सिंपल। चलो, उसके बाद सेकंड है यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लेट्स से यूनिटी, और फिर हम उसको लिखेंगे, यूनिटी की मतलब होता है कि वन यूनिट। यूनिटी का मतलब होता है वन यूनिट। देखो यहां पे इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे इसे बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड वन ही होना। जरूरी नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड वन होने का हमें यहाँ पे कुछ अच्छे से इंटरप्रेट करना है कि सपोज आप किसी कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो यहां से यहां तक का, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया लेट्स से 1 मीटर। कितना ट्रैवल किया आपने? 1 मीटर। तो इसे मैं यूनिट डिस्टेंस बोल सकता हूं या यूनिट वेक्टर बोल सकता हूं, करेक्ट। बट सपोज मान लो कि आपने यही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन अब आप बोल रहे हो इंस्टेड ऑफ 1 मीटर आई एम सेइंग 1000 सेंटीमीटर, तो यूनिट चेंज हो गई। यूनिट मीटर, देखो आई नो दैट 1 मीटर इज नॉट इक्वल टू 1000, सो आधे बच्चे वरना सीधे सीधा ब्लेमिंग पे आ जाएंगे, सर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, sorry 1 meter is not equals to 1000, it is 100, so let me put it 100 centimeter, है ना। so A और B, अब 100 सेंटीमीटर है, आई नो दैट, है ना, लेकिन यहाँ पे यूनिट जो था वो मीटर में था, तो उसके हिसाब से हमने यूनिट वेक्टर बोल दिया, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है ना, एज पर द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर एक यूनिट कितना होगा, तो इट विल बी फ्रॉम हियर टू 1 यूनिट ओनली, यहां तक सिंपल सा 1 यूनिट, ये 1 यूनिट होगा, करेक्ट। सो यानी कि इट बिकम्स 1/100 समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। सो डोंट बी इन द माइंडसेट, हाँ इवेंचुअली आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही आएगा, मॉड्यूलस विल डेफिनेटली गिव यू 1, लेट्स से बीटा और जो भी बोला, है ना। लेकिन इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि यूनिट पे मैटर करता है। दैट इज वाई जब हम बोलते हैं कि ऐसा वेक्टर के जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यानी कि 1 यूनिट, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर ए है, सपोज वी हैव अ वेक्टर ए, तो उस वेक्टर ए का क्या कहे, यूनिट वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर अवेलेबल है ए, उसे हम उसका अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसे डिनोट करेंगे ए कैप से। इसको आप रीड क्या कर सकते हो, ए कैप। सिंपल, आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। ऐसा यूनिट वेक्टर जो इस ए की डायरेक्शन में है उसको हम क्या बोलेंगे, ए कैप। सिंपल, ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर। उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय को इनिशियल वेक्टर? देखो वर्ड इटसेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
को इनिशियल यानी कि ऐसा पॉइंट के जहां से आपके दो वेक्टर स्टार्ट होंगे, है ना, दो ऐसे वेक्टर के जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, जैसे को इंटीरियर, है ना, या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो दोनों का सेंटर सेम होता है, कोलिनियर जो अभी देखेंगे नेक्स्ट में, है ना, तो एक लाइन पे होना। वैसे को इनिशियल का मतलब कि आपके किसी भी दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, एक वेक्टर यहां से ऐसे जाएगा, दूसरा वेक्टर यहां से ऐसे जाएगा, दिस इज लेट्स से वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और ये इनिशियल पॉइंट ओ, इसे हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर। अब देखो कोलिनियर वेक्टर में ना थोड़ा सा यूनिक वे में समझना है। जनरली हम जब कोलिनियर बोलते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि व्हेन दे आर ऑन द सेम लाइन, है ना, तब हम उसे कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब ऐसा होता है कि किसी दिए हुए एक वेक्टर के, किसी भी दिए हुए एक वेक्टर को पैरेलल होगा इन द सेम डायरेक्शन या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसको पैरेलल ये डायरेक्शन में भी आ सकता है या फिर इसको पैरेलल इन द अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है। दिस टू जो ऊपर और नीचे बनाए हैं, ये दोनों जो वेक्टर है वो इस दिए हुए वेक्टर को कोलिनियर है, हम ऐसा बोलेंगे। समझना, कोलिनियर वेक्टर में हमें क्या समझना है कि वो जो है उस वेक्टर से, दिए हुए वेक्टर से कोई दूसरा वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, बट डेफिनेटली पैरेलल होगा। करेक्ट। हाँ, अब शायद आप में से कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि सर सपोज मैंने ऐसे बताया कि सपोज दिस इज अ वेक्टर, है ना, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए। अब इसको अपोजिट, इसको पैरेलल मैंने सेम डायरेक्शन में यहां पे बना दिया, तो आप में से कोई ने ऐसा बोला कि सर अगर मैंने यहां से पीछे के साइड पे ऐसे बना दिया तो, क्योंकि हमने क्या बोला कि विद द सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन चलेगा, तो ये भी पॉसिबल है। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज ट्रू एज वेल एज दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये गलत नहीं है। हाँ देखो, हम इसको और एक तरीके से भी समझेंगे लेटर ऑन, एक टॉपिक और आएगा आज इस टाइप्स के बाद जिसको बोलेंगे हम फ्री वेक्टर। तो हम यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में भी बता सकते हैं, एज वी जस्ट सिंपली से ना कि पैरेलल होना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो चलेगा, तो ये चलेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपको दोनों तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा कि कोलिनियर वेक्टर में वो पैरेलल होगा लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, या फिर इस सिचुएशन में भी आ सकता है। सिंपल। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो होगा इक्वल वेक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर यानी कि ऐसे वेक्टर, ऐसी लाइंस जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो, वैसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। करेक्ट। और उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। एक और वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। करेक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव वेक्टर? तो क्या उसमें होगा कुछ नया नहीं, बस सिंपल सा चेंज कि सपोज दिस इज योर गिवन वेक्टर ए, तो उसका नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसे हम नेगेटिव वेक्टर बोल देंगे माइनस ए। नेगेटिव वेक्टर बोल देंगे माइनस ए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ इतना ज्यादा है नहीं, है ना। अब सपोज मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर इंस्टेड ऑफ दिस ए हमने बोल दिया होता ए बी, तो हम अब माइनस में ए बी नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे बी ए। ये हमने आज ही शुरुआत में समझा कि अगर a यहाँ पे है और b यहाँ पे है तो दिस इज वेक्टर ए बी, और अभी भी a यहाँ पे और b यहाँ पे तो दिस इज वेक्टर b है। तो ए बी के हिसाब से वेक्टर बी ए इज इट्स नेगेटिव वेक्टर, उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हो। करेक्ट। तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, डोंट वरी, कॉल्ड एज अ फ्री वेक्टर। अब ये है क्या? चलो, फ्री वेक्टर समझने के लिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय फ्री वेक्टर। यानी कि देखो, नाम उसमें भी सजेस्ट करता है कि फ्री है, जहां चाहो वहां जैसे चाहो वैसे उसको हम रख सकते हैं। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर बी। करेक्ट। फ्री वेक्टर का एक सिंपल सा मीनिंग है
कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वेक्टर ए है, मैं इस वेक्टर ए को यहां से उठा के मैंने यहां पे बना दिया चलेगा, यहां से उठा के मैंने यहां पे बना दिया चलेगा, है ना। दिस इज ऑल वेक्टर ए। थोड़े से बड़े बनाते हैं क्योंकि फिर मैं उसमें और एक चीज आपके लिए इंक्लूड कर दूंगा। सो लेट मी ड्रॉ लिटिल बिट बिगर। सो लेट से दिस इज वेक्टर ए, वहां से मैंने उठा के यहां पे बना दिया, लेट से दिस इज वेक्टर ए, है ना। तो हम सेम डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड, हम उसे कहीं पे भी कैसे भी रख सकते हैं। जस्ट थिंक, ये वेक्टर ए को आई कैन नॉट पुट लाइक दिस, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मैंने क्या कहा, उसी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में हम कहीं पे भी रख सकते हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड। यहां पे, यहां पे, यहां पे, देखो हर एक तीनों तीन एक ही डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन उलट पुलट हो गई तो उसको निकाल, है ना। इवन आई कैन ड्रॉ हियर एज वेल, ये आपका वेक्टर ए, है ना। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो सडनली इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन सेम, बट उसको इस तरह से हम आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, है ना। पैरेलली आप जितना चाहो उसको मूव करना कर सकते हो, सिंपल। सेम थिंग गोस हियर फॉर बी एज वेल। अब अगर कोई एक वेक्टर पे ऐसी बात कर रहे तो दूसरे वेक्टर पे भी उसी तरह से बात होगी, तो ये वेक्टर भी जो है वो पैरेलली मूव करेगा। तो पैरेलल मूव कर रहे तो वी कैन ड्रॉ हियर, वी कैन ड्रॉ हियर एज वेल। चलो यहां बना देता हूं, करेक्ट। वी कैन इवन ड्रॉ फ्रॉम लाइक दिस एज वेल। ये सारे आपके बी वेक्टर है, एम आई राइट, है ना। इस तरह से हम बना सकते हैं फ्री वेक्टर्स को, कैसे भी किसी भी तरह से पैरेलली मूव कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, बट वी कैन मूव पैरेलली एज वी वांट, हम जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे शायद आपको बताया था फॉर द कोलिनियर वेक्टर, वो इसी की वजह से आता है कि सपोज हमें किसी का कोलिनियर फाइंड करना है ना। तो हमने ऐसा बोला था कि भाई इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है तो उसको पैरेलल बना सकते हैं, और यहां से ऐसे अपोजिट में बताया था, तो अपोजिट में नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा और इस तरह से। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो कि इस वेक्टर ए को बैलेंस करने के लिए ये तो पूरे एक दूसरे को नेलिफाई कर देगा, तो बचा यही ना, कुछ नया बचा ही नहीं। ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन, वहीं पे एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यही बचेगा। बट यस, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, हम ऐसा कुछ चाहे तो कर सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे फ्री वेक्टर हमारे लिए कंसेप्ट देता है कि हम जैसे चाहे वैसे हमारे इस पर्टिकुलर वेक्टर को जहां चाहे वहां रख सकते हैं, बट वी कैन मूव ओनली पैरेलली, उसके अलावा मूव नहीं कर सकते। वी कांट चेंज दी एंगल, है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन के साथ छेड़खानी बिल्कुल करनी नहीं है। दिस इज द फ्री वेक्टर, और हम पूरे इस चैप्टर के अंदर फ्री वेक्टर्स ही पढ़ेंगे, है ना, कि हम जैसे चाहे उसको वैसे वहां पे रख सके। एम आई क्लियर? सो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 10.1 तक के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं, है ना। अब जो एग्जाम्पल्स है या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है विच यू पीपल कैन डेफिनेटली ट्राई, आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। जस्ट गो थ्रू इट एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, वेक्टर एल्जेब्रा, यानी कि वेक्टर एडिशन वगैरह वगैरह जो भी है वो हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। If you want, you can take a note of this one.